ओके, तो देखो ये जो हमको बैलेंस शीट नहीं, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस हमको दिया हुआ है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, है ना। तो हम पहले उसको पढ़ते हैं। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज ₹60 लाख डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो 60,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 60 लाख हो जाएगा। कंपनी इश्यूड फॉर 18,400 इक्विटी शेयर्स एंड वेयर फुल्ली पेड अप। तो 18,400 जो है वो तो कंपनी ने इश्यू किए हैं, तो वो तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा। 18,400 मल्टीप्लाई 100, तो इक्विटी शेयर वाला जो तुमने नोट्स बनाया होगा, पहला वाला नोट, उसमें पहले 18,400 वाला नहीं लिखना है, उसके पहले आपको ऑथोराइज कैपिटल लिखना है। तो सबसे पहले पहला टाइटल में आप, जैसे कि पहला टाइटल उसका है शेयर कैपिटल ना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, बराबर है। तो उसके अंदर सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, मतलब जिसको हम बोलते थे ना सत्तावार थापण, जिसको हम मतलब इश्यू नहीं करते हैं, उसमें से कुछ भाग इश्यू करते और कुछ भाग इश्यू करने के लिए रहने देते थे। तो इतना ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब टोटल हम इतना शेयर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं। तो कितना किया? 60,000 इक्विटी शेयर्स, 60,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो बाहर कितना लिखेंगे? 60 लाख लिखेंगे, लेकिन वहीं पे 2 लाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि उसको टोटल में गिनना नहीं है, 2 लाइन वहाँ पे नीचे कर देंगे 60 लाख के नीचे, क्योंकि उसको टोटल में गिनना नहीं है। अच्छा, खाली दिखाना है, लेकिन टोटल में नहीं दिखाना है। टोटल में उसको नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि उसके नीचे हम बाकी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लिखा होगा तुमने। इश्यूड क्या लिखा है? इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 कंपनी इश्यूड 18,400 इक्विटी शेयर्स एंड वेर फुल्ली पेड अप। तो आप लिख सकते हो इश्यूड एंड फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। कितने हैं? 18,400 मल्टीप्लाई 100 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ लिखना ज़रूरी है, क्लियर। तो उसको बाहर लिखेंगे 18,40,000, इसको टोटल में गिनना है, ठीक है, क्लियर। हाँ, इसको तो गिनना है ना, ये तो हमने शेयर को प्रकाशित किया, इश्यू किया मतलब प्रकाशित किया है ना। तो 60 लाख में से 18,40,000 को तो प्रकाशित किया और उसने पैसे भी दे दिए, तो हमारी ये पूंजी मतलब कैपिटल हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, सनरे डेप्टर्स। सनरे डेप्टर्स मतलब देनदार, है ना, फुटकर देनदार, विच आर ऑल सिक्योर अनसिक्योर्ड। जितने भी सनरी डेप्टर्स है वो सब अनसिक्योर्ड है एंड कंसिडर्ड गुड। भले सिक्योर नहीं है ना, लेकिन गुड है, मतलब अच्छा अच्छे है, मतलब पैसा दे देंगे, है ना। इंक्लूड ₹1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। उसमें से कुछ देनदार ऐसे हैं जो 6 महीने, 1,80,000 के देनदार जो ऐसे हैं जो 6 महीने से अधिक समय के लिए हैं, 6 महीने से अधिक समय के लिए हैं। तो देनदार वाला पॉइंट कौन सा है? 17 है, 17 नंबर्स। उसमें आपको 2 पार्ट कर देना है, सनरी डेप्टर्स, सनरी डेप्टर्स, उसके अंदर ही 2 भाग कर देना है। वो नोट्स दिखा है ना, नोट नंबर 17, सनरी डेप्टर्स, वहाँ पे आपको कर देना। यहाँ पे क्या लिखा है?
ड्यू फॉर मोर देन, आगे लिखना है फॉर मोर देन 6 months, कितना है 1,80,000 है, एंड फॉर लेस देन 6 months, 6 महीने से कम समय वाले और 6 महीने से ज़्यादा समय वाले। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 3,50,000 है सनरी डेप्टर्स। टोटल कहाँ है? सनरी डेप्टर्स कहाँ है? अच्छा 11 लाख है। एक मिनट, 11 लाख है ना? ओके, तो 11 लाख में से 1,80,000 गए तो कितना बचा? 9,20,000 9,20,000 बचेगा। ओके, तो ऐसे लिख देना है। और उसमें भी बिल्स रिसीवेबल भी लिखना पड़ेगा ना। बिल्स रिसीवेबल लिखा होगा तुमने 2,80,000। फिर इसका टोटल कर देने का और बाद में 17 नंबर में आर्थिक चिट्ठे में लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट में लिख देंगे। ओके, चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 5,000 इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच, ₹4 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप। अभी इन्वेस्टमेंट को देखो, इन्वेस्टमेंट कहीं पे दिख रहा है तुमको जो कि वाई लिमिटेड का है? यहाँ पे लिखा नहीं है वाई लिमिटेड का है, देखो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट तो 12 नंबर में हम लिखते हैं, तो वहाँ पे हम खाली इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, हमें नाम पता चल गया तो हम क्या लिखेंगे? वाई लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई लिमिटेड, ऐसा पूरा उल्टा लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई लिमिटेड, बराबर। इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई लिमिटेड, वहाँ पे हमको 20,000 दिखाई दे रहा है। वो 20,000 तो अमाउंट रहेगा, बाहर लिखेंगे हम, लेकिन अंदर कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा ना, मस्त। तो 5,000 शेयर या 5,000 इक्विटी शेयर है, 4 रुपये के है, तो लिखेंगे 5,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 4 रुपीज़, ऐसा लिखेंगे तो पता चल जाएगा ना 20,000 हुआ कि नहीं, चेक करो। 5,000 मल्टीप्लाई 4 हुआ कि नहीं? हुआ ना? 5,000 मल्टीप्लाई 4 20,000 हो गया। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई लिमिटेड कंपनी जो है उसने शेयर को प्रकाशित किया, इश्यू किया है शेयर्स को। कितने शेयर इश्यू किए? बहुत सारे। उसमें से हमने कितने मंगवाए? 5,000। हमने 5,000 मंगवाए, उसमें से हमने कितना रुपया, कितने रुपए का शेयर था एक शेयर? नहीं, एक शेयर 10 रुपए का था, देखो है ना। लेकिन उसने कितने मंगवाए? 4 मंगवाए और हमने 4 दे दिए। अच्छा, बाकी के 6 का क्या करेंगे? बाकी के 6 उन्होंने मंगवा लिए तो हमारा दायित्व हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये चीज़ आर्थिक चिट्ठे में, मतलब बैलेंस शीट में नहीं लिखते, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर 21 नंबर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? 21। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज, मतलब चुकाना पड़ भी सकता है, ना भी चुकाना पड़ सकता है, इसका कोई मतलब कंफर्म नहीं होता कि चुकाना ही पड़ेगा,
है ना। ये शेयर का जो शेयर अगर 6 रुपया है, प्रति शेयर 6 रुपया, वो लोग मंगवाएंगे तो चुकाना पड़ेगा, नहीं मंगवाएंगे तो चुकाना पड़ेगा। मंगाएंगे तो चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन नहीं मंगवाया तो उन्होंने नहीं मंगवाया तो 6 रुपया हमें नहीं चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, तो ऐसी ऐसी लायबिलिटीज जो अभी लायबिलिटीज नहीं है, अभी मेरे को चुकाना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ लायबिलिटीज बन सकती है, मतलब दायित्व बन सकता है ना। इसका मैं परिभाषा समझा रहा हूँ, इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, किसका, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का मीनिंग समझा रहा हूँ। वो थियरी में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है कि उसको इन फ्यूचर आपको चुकाना भी पड़ सकता है, ना भी चुकाना पड़े, लेकिन अभी ऐसा हाल है कि अभी तो चुकाना नहीं है, अभी हमारा वो लायबिलिटीज़ नहीं है, हाल फिलहाल वो हमारा लायबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, तो लेकिन इन फ्यूचर लायबिलिटीज़ बन सकता है 6 रुपया। हाँ, इसलिए उसको 21 नंबर में लिख दो। 21 नंबर का नोट बनाया है ना, कंटीजेंट लायबिलिटीज़, उसमें लिखो। अभी तक नहीं मंगवाया मतलब अनकॉल्ड, मंगवाया मतलब कॉल्ड, नहीं मंगवाया मतलब अनकॉल्ड। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन, अनकॉल्ड अमाउंट, नहीं मंगवाई रकम बोलते हैं ना हम, रकम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अमाउंट, अनकॉल्ड अमाउंट। अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ऑफ शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अभी उसके अंदर नीचे लिख देंगे 5000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई कितना रुपया नहीं मंगवाया है, 6। वेरी गुड। और बाहर लिख देंगे 30,000, बाहर लिख देंगे 30,000। क्लियर हुआ। हाँ सर। ये कंटीजेंट वाला पॉइंट है, वो एफआई में नया है आपके लिए। क्लियर, ओके। चलो चौथा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट मैच्योर्ड टिल द बैलेंस शीट डेट अमाउंटेड टू रुपीज़ फॉर 20,000। अभी इसका पहले हिंदी बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्स रिसीवेबल अर्थात क्या, रिसीवेबल मतलब लेना, बिल्स मतलब हुंडी, तो लेनी हुंडी हो गया। डिस्काउंटेड मतलब बट्टाया, मतलब भुनाया, हिंदी में भुनाया बोलते हैं ना। हाँ, तो बिल्स रिसीवेबल जो हमारा था, हमारा लेनी हुंडी था, हमने बैंक में जाके भुना लिया। भुना लिया मतलब हमने बैंक से पैसा ले लिया, लेकिन उसकी तारीख आई नहीं थी, मैच्योर नहीं हुआ था। मैच्योर नहीं हुआ था मतलब पकने की तारीख नहीं आई थी, पक्का नहीं था मतलब, है ना। वो तो पता है ना आपको, स्टोरी तो पता है ना बिल्स रिसीवेबल की, लेनी हुंडी की, है ना। अगर कोई मेरे को लेनी हुंडी में साइन करके देता है कि मैं आपको 3 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा, है ना। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, लेकिन अगर समझ लो कि अभी फरवरी चल रहा है और फरवरी महीने में मैंने मुझे किसी से 10,000 रुपया लेना था, है ना, और मेरे को 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत थी, तो मुझे जिसके पास 10,000 लेना था उसको, उसके घर में गया, उसको समझाया कि भाई मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो वो बोलता है भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई काम करो, तुम मेरे को मतलब हुंडी लिख के दो, बिल्स लिख के, बिल्स में साइन करके दो, मैं बिल लिख के देता हूँ 20,000 का, है ना। यहाँ पे 20,000 लिखा है, तो 20,000 का बिल लिख के देता हूँ, तुम मुझे साइन कर दो, बराबर है। मेरे को 20,000 की ज़रूरत थी और उसके पास मुझे 20,000 लेना था। तो वो बोलता है ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। तो उसने साइन कर दिया, लेकिन उसमें लिखा था 3 महीने बाद। मैंने बोला कितने महीने बाद पैसा दोगे, तो उसने बोला कि भाई अप्रैल के बाद दूंगा, अप्रैल के एंड में दे दूंगा, अप्रैल के एंड में दे दूंगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, ठीक है चलो अप्रैल के एंड में दे दोगे, लेकिन मैं अभी तुम लिख के दोगे तो मैं कहीं से उसको बट्टा लूँगा, मतलब भुना लूँगा, डिस्काउंटेड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, हाँ, मैं उसको डिस्काउंट कर दूंगा। तो मैं वो चेक या ये वो हुंडी है, वो जाके गया ऐसी जगह पे जहाँ पे वो चेक डिस्काउंट हो सकता है, या फिर वो मतलब बिल्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस भुना सकते हैं, है ना। तो वो चेक लेके मैं गया और वो 20,000 मैंने कहीं से भुना लिया।
और 20,000 तो मेरे पास आ गया। हाँ, बट्टा काट के आ गया, उसको डिस्काउंट वो काट के देता है, 3 महीने का ब्याज जितना रुपया काट के देता है, लेकिन मैंने भुना लिया। बराबर है। हाँ अब जहाँ से मैंने वो भुनाया है वो कहाँ से पैसा मांगेगा? वो चेक को कहाँ डालेगा? बैंक में डालेगा। हाँ 3 महीने बाद अप्रैल के एंड में जो तारीख लिखी होगी, 30 अप्रैल लिखी होगी, तो 30 अप्रैल को बैंक में डालेगा। लेकिन वो सामने वाला जिसके पास से आपको पैसा लेना था उसके खाते में पैसा नहीं होगा, या उसने साइन गलत किया होगा, तो क्या होगा? वो तो चेक बाउंस हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। चेक कैंसिल हो जाएगा तो अभी वो इंसान किसको पकड़ेगा? मेरे को पकड़ेगा कि उसको पकड़ेगा? जिसने बैंक में नहीं, वो मेरे को पकड़ेगा, क्योंकि मैं पैसा लेके गया हो ना उसके पास से। अच्छा हाँ, तो दायित्व किसका बनेगा? आपका बनेगा मेरा बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे तारीख कौन सी है? ये अभी हम बना रहे हैं, वो कौन सी तारीख को बना रहे हैं? 31 मार्च को बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैंने तो फरवरी में उसके पैसा भुना लिया था, हाँ लेकिन उसकी मैच्योरिटी डेट तो कब आने वाली है? अप्रैल में आने वाली है, अभी 1 महीने बाद आने वाली है। हाँ 1 महीने बाद आने वाली है, इसलिए अभी तो मेरे को कोई पता है नहीं कि भाई वो उसका पैसा मैच्योर होगा या नहीं होगा। पता है मुझे? नहीं नहीं पता है। नहीं पता है तो अगर मैच्योर हुआ, सॉरी, मैच्योरिटी के डेट पे उसका पैसा मिल सकता है उसके पास, तो जा सकता है। अगर वो हमारा हुंडी कैंसिल नहीं होगा, अगर वो हमारा बिल कैंसिल नहीं होगा, तो उसको पैसा मिल जाएगा, तो मेरा दायित्व बनेगा। नहीं हाँ, लेकिन वहाँ पे चेक कैंसिल हो गया तो मेरा दायित्व बनेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, दायित्व बन भी सकता है, दायित्व ना भी बने, हाँ है ना। तो हमारी जो ये बैलेंस शीट लिखने की डेट के बाद कोई चेक या बिल, है ना, मैच्योर होने वाला हो, है ना, लेकिन और उसको हमने डिस्काउंटेड कर दिया हो, तो इसका अर्थ ये हमने तो पैसा ले लिया है, मैच्योर नहीं होगा तो हमारा लाइबिलिटीज बन जाएगा, हाँ है ना। तो इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लाइबिलिटीज बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। इसको भी कहाँ पे लिखेंगे? 21 नंबर में लिखेंगे, हाँ है ना। तो 21 नंबर में लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल discounted डिस्काउंटेड with the bank, with the, हमने बैंक में उसको डिस्काउंटेड करवा लिया है ना, लेकिन इस तारीख को मतलब आज, इसके लिए तो आज की तारीख हुई ना, जिस दिन हम लिख रहे हैं वही तारीख हुई ना, बट हाँ बट नॉट मैच्योर्ड, है ना, या फिर नॉट येट मैच्योर्ड, नॉट मैच्योर्ड, मैच्योरिटी डेट नहीं है, मैच्योर्ड येट मतलब अभी तक, येट मतलब अभी तक बराबर है, अभी तक उसकी डिस्काउंट मैच्योर हुआ नहीं है, अगले महीने हो सकता है। क्लियर। हाँ तो इसकी अमाउंट भी कहाँ लिखेंगे? 21 में लिखेंगे। कितना रुपया लिखेंगे? 20,000। 25 ओके, इसको लिख दो। सर लिख दो। हाँ तो जैसा मैंने 12th में बताया था उस प्रकार से सभी क्वेश्चन का मतलब सभी जितने भी टाइटल नंबर नोट नंबर दिए हैं उन सब का टोटल करना है। वो टोटल करने के बाद जो मैंने पहला स्ट्रक्चर बताया उस स्ट्रक्चर के अंदर 1 कॉलम में या फिर 2 कॉलम में उसको ऐड कर देना है, लिख देना है वहाँ पे, है ना। अगर 2 कॉलम में मतलब 1 कॉलम में भी हो सकता है, 2 कॉलम में भी कर सकते हो। 2 कॉलम में क्या करना है, हर एक पैटर्न मतलब मेन टाइटल है उसका टोटल सेकंड कॉलम में लिखना है टोटल करके, है ना। हाँ चलो हो जाएगा अभी आगे। हो जाएगा ओके।
और 21 नंबर नीचे लास्ट में अलग से लिख देना है, टोटल करके था 50,000 कंटीजेंट लाइबिलिटीज। ओके, कल छोटे छोटे 2-3 दाखले सवाल दूंगा मैं होमवर्क में, वो कर लेना, ठीक है? या फिर फ़ोटो निकाल के दूँ भेजूँगा।